हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। चलिए चैप्टर अपना आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस शुरू करने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर 1 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है पावर शेयरिंग। क्या नाम चैप्टर का? पावर शेयरिंग। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में अब इससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बेटा, आप लोगों में से जितने लोगों ने डेवलपमेंट चैप्टर को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं वीडियो से, वो जाकर डेवलपमेंट चैप्टर का नोट्स कंप्लीट कर लें बेटा। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी की पूरी। तो अब चलिए आज कंटिन्यू करते हैं पावर शेयरिंग के बारे में। सबसे पहले पावर शेयरिंग समझते हैं कि क्या है। तो सिंपल सी बात है, पावर शेयरिंग कुछ नहीं, एक टेक्निक है। पावर को शेयर करने की एक टेक्निक। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पावर को शेयर करने की एक टेक्निक है क्या? पावर शेयरिंग। ठीक है, एक आइडिया है, याद रखिएगा, एक आइडिया है जिसके थ्रू अगर पावर शेयरिंग कर देते हैं तो पूरी की पूरी पावर किसी एक के हाथ में कंसंट्रेट नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक सिंपल सा आइडिया है जिसको इंप्लीमेंट किया गया है, जिसमें पावर को किसी एक हाथ में रहने नहीं दिया जाएगा। जैसे राजा महाराजा के समय होता था कि सारी की सारी पावर किसके पास रहती थी? राजा के पास रहती थी। इंडिया जो है, इंडिया में भी पावर शेयरिंग है, और इंडिया की एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। अब कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होते हैं, ये जब चैप्टर 2 पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अभी के लिए यहां समझिए, यहां पे अपने इंडिया में क्या है, पावर को अलग अलग लेवल पे शेयर किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे अलग पावर है, लोकल लेवल के गवर्नमेंट पे अलग पावर है आपके यहाँ। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए देखिए, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए मुझे पावर शेयरिंग, ना मिले तो क्या दिक्कत है? तो पावर शेयरिंग के दो रीजन है, एक प्रूडेंशियल रीजन है, दूसरा मोरल रीजन है। हमें क्यों चाहिए, दो तरीके समझाना है, मतलब टेक्निकल वे से और एक मोरल नैतिकता के आधार पर हमें पावर शेयरिंग क्यों चाहिए। तो टेक्निकल वे से अगर देखें तो क्या कहता है, ये कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के काम आता है। जो आम जनता या सरकार के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, या सरकार का सुप्रीम कोर्ट से कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको रिजॉल्व करने के काम आता है पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग ना हो तो आम जनता की कोई सुने ही ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? स्टेबिलिटी। ध्यान रखिएगा पावर शेयरिंग से। अब सारी की सारी पावर अगर किसी एक के हाथ में दे दी जाएगी तो वो बाकी गवर्नमेंट को डिसेबल कर देगा, हटा देगा। ठीक है, और अब देखिए नेक्स्ट मोरल रीजन क्या है बेटा, नैतिकता के आधार पर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की आत्मा है ये। डेमोक्रेसी बिना पावर शेयरिंग के नहीं चल सकती। ध्यान रखिएगा, जहां पावर शेयरिंग नहीं वहां पर डेमोक्रेसी नहीं। एग्जाम्पल के लिए चाइना में देखिए सिंगल मैन पावर है, नॉर्थ कोरिया में देखिए, ठीक है, तो वहां भी सिंगल मैन पावर है। तो इस तरह की जगह पे पावर शेयरिंग है नहीं, इसलिए डेमोक्रेसी में आते नहीं है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं जनता को अधिकार होता है इस तरह में पावर शेयरिंग अगर होती है कि जनता चुने कि वो कैसे शासित होना चाहती है, हाउ दे आर टू बी गवर्न, मतलब खुद को अपने आप को कैसे शासित करना चाहती है। तो यही फायदा है पावर शेयरिंग का। ये बात समझे कि नहीं? देखिए, पावर शेयरिंग के फॉर्म अगर देखें तो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग की जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, तो सब में अलग अलग पावर है कि नहीं है बेटा? ठीक है, और पावर शेयरिंग का डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पे की जाती है। जैसे सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल हो गए कि नहीं गवर्नमेंट के। ठीक है, और पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी की जाती है। इसका एग्जांपल हम लोग बेल्जियम में देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग कैसे की गई, वहां पे क्या है ये। ठीक है, और पावर शेयरिंग जो है पॉलिटिकल पार्टीज में भी होती है, प्रेशर ग्रुप्स में भी होती है, और मूवमेंट्स में भी होती है। पता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज में एक हेड होता है, अपने आसपास जो है लोगों को अपॉइंट कर देता है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, इस तरह से। तो अब उसने पावर शेयरिंग कर ली कि नहीं कर ली? पॉलिटिकल पार्टीज में अध्यक्ष होता है एक, इस तरह से कई सारी पोस्टें होती हैं। अब देखिए, पावर शेयरिंग दो तरीके की मेनली पाई जाती है, एक वर्टिकल पावर शेयरिंग, दूसरी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। कौन कौन सी बेटा? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे हेडिंग आप लोग डालेंगे, पहली पावर शेयरिंग का नाम है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। कौन सी बेटा? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है बेटा? तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में पावर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशरी। अब ये ध्यान रखिएगा, तीनों इक्वल पावर रखते हैं, कोई किसी से कम नहीं, ना कोई किसी से ज्यादा। अब देखिए, तीनों के फंक्शन लेकिन अलग अलग हैं। जैसे लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ फॉर्म करना, देश के लिए कानून बनाना। लेजिस्लेचर का काम कौन करता है अपने यहाँ? पार्लियामेंट करती है। कौन करता है बेटा? पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट कहां पे है? आप लोग कमेंट में बताइए कि पार्लियामेंट की लोकेशन कहां पे है। ठीक है,
सभी लोग कमेंट में बताएंगे मुझे पार्लियामेंट की लोकेशन कहां पे है अभी के अभी, ठीक है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव का काम कौन करता है, मतलब लॉ तो फॉर्म हो गया, अब इसको इंप्लीमेंट भी तो करना होगा, तो इंप्लीमेंटेशन का काम जो है एग्जीक्यूटिव करता है। कौन करता है बेटा, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को लॉ फॉलो करवाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लॉ को फॉलो करवाता है। एग्जीक्यूटिव कौन आता है, एमएलएज हो गए, एमपीज हो गए, जिन्होंने लॉ फॉर्म किए थे वो भी इसका पार्ट है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या मतलब, जैसे एसपी हो गया, डीएम हो गया, लेखपाल हो गए, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो सब भी एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जुडिशरी। जुडिशरी क्या करता है, डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, ध्यान रखिएगा। किसी तरह की कोई समस्या ना हो, ये ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है, जुडिशरी। तो जुडिशरी के भी 3 डिफरेंट लेवल होते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, लोकल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, और फिर सेंट्रल लेवल पे जुडिशरी होती है, ठीक है। तो देखिए किसके कौन से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, जुडिशरी। तो याद रखिएगा जुडिशरी रिजॉल्व करता है, सपोज करिए लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो जनता को पसंद नहीं आया, जनता ने लेजिस्लेचर के खिलाफ आवाज उठाई, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है, जुडिशरी की है, कि जनता के बीच में और लेजिस्लेचर के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करो। अब सपोज करो कोई एग्जीक्यूटिव ही है, अपने मन मर्जी का करता है, जनता को परेशान करता है, तो उस केस में भी जनता कहां जाएगी अपनी आवाज उठाने, तो जनता जाएगी जुडिशरी के पास कि भैया एग्जीक्यूटिव हमको परेशान कर रहे हैं, इनको जेल में डालो, सीधी बात है, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। ऐसा कुछ जुडिशरी करेगी, फिर जो है वहां पे प्रोटेक्शन देगी आम जनता को, ठीक है। तो इस तरह से, और याद रखिएगा अगर सपोज लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में आपस में भिड़ंत हो गई, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और एमएलए एमपी आपस में भिड़ गए, तो वो भी रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है, जुडिशरी की है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह का जो सिस्टम फॉर्म हुआ है अपने यहां, इसे ही कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को ही क्या कहा जाता है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, क्योंकि एक दूसरे की पावर को चेक करते रहते हैं और पावर बैलेंस रहती है, यहां पे बराबर रहती है तीनों लोगों में, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं, आई होप हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग आपके यहां आपको समझ में आ गई है। अब देखते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है। वर्टिकल पावर शेयरिंग देखी जाए तो टॉप टू बॉटम, क्या बोलते हैं बेटा, टॉप टू बॉटम। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में अब आपको नाम से पता चल रहा है, जो सबसे ऊपर होगा उसके पास पावर सबसे ज्यादा होगी, तो जो सबसे ऊपर होगा उसके पास पावर सबसे ज्यादा होगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट आती है। तो इस तरह से पावर शेयरिंग को डिफरेंट लेवल पे किया गया कि नहीं बेटा। तो ये किस टाइप की पावर शेयरिंग है, तो वर्टिकल पावर शेयरिंग। कैसी है बेटा, वर्टिकल पावर शेयरिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं सभी को, कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें एग्जाम्पल समझना है पावर शेयरिंग का, कि अगर पावर शेयरिंग ना हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, अगर पावर शेयरिंग हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो इसके लिए आपके यहां चैप्टर में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, दोनों का साइज एक जैसा है, लगभग, मतलब बेल्जियम जितना बड़ा है लगभग उतना ही अप्रॉक्स श्रीलंका भी है, तो दोनों का साइज एक जैसा है। तो दोनों कंट्रीज एक साथ आजाद हुई हैं, एक समय पे आजाद हुई हैं। दोनों ने अपने यहाँ क्या पावर शेयरिंग का सिस्टम अपनाया, कि एक सबसे पीसफुल रीजन बन गया, दूसरा सबसे वायलेंट रीजन बन गया। तो इसी के बारे में 1 बाय 1 हमें स्टोरी समझनी है। तो सबसे पहले बेल्जियम के बारे में देखते हैं। तो बेल्जियम के बारे में देखिए, तो ये रहा बेल्जियम का मैप, दिख रहा है सभी को। अब बेल्जियम में देखिए जो येलो कलर का रीजन है इसे फ्लेमिश रीजन कहा जाता है, अपर मोस्ट का रीजन जो इसे क्या कहते हैं, फ्लेमिश रीजन। और नीचे रेड कलर का जो रीजन है इसे वलोनिया रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वलोनिया रीजन। देखिए फ्लेमिश रीजन में पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, 59% ऑफ डच, किसकी है, 59% ऑफ डच, ठीक है। और मतलब ये ऑल ओवर पूरे देश की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। और 40% कौन है, फ्रेंच, ठीक है। तो 40% फ्रेंच है, 49% कौन है, डच है, और 1% कौन है, जर्मन। ये देखिए इस किनारे हैं जर्मन, दिख रहे हैं, ये वाला रीजन है जर्मन का, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। पूरे ऑल ओवर कंट्री में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन है, डच है, कितने परसेंट है, 59% है। और वेलोनिया रीजन में ही फ्रेंच है, उसमें कितने कितने परसेंट पॉपुलेशन है, 40% फ्रेंच है, ठीक है। अब बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है, तो बेल्जियम की कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। क्या नाम है बेटा, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। अब यहां पे कंपोजिशन थोड़ा सा अलग है, ये रहा ब्रुसेल्स। अब देखिए पूरे देश में देखें तो डच ज्यादा है,
और कौन कम है? फ्रेंच कम है। वहीं पे ब्रुसेल्स में कैपिटल में देखें तो बेटा यहाँ पे फ्रेंच ज्यादा है। कौन ज्यादा है? फ्रेंच। और डच काफी कम है। फ्रेंच का कंपोजिशन यहाँ पे 80% है और डच का कंपोजिशन यहाँ पे 20% है। डच कितने हैं? 20% लोग, मतलब 100 लोगों में से 80 लोग फ्रेंच हैं, 20 लोग डच हैं। ये कैपिटल का हाल है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स का हाल है। बात समझे कि नहीं बेटा? यहां तक की चीजें क्लियर हुई। अब आपको मैं जरा सा मैप पे दिखाता हूं बेल्जियम कहां पे है, वर्ल्ड मैप पे आपको। तो ये देख रहे हैं, ये हमारी प्यारी धरती और इसमें हम चलेंगे। सबसे पहले तो हम पहुंचे अपने प्यारे भारत के पास। तो हमारा प्यारा भारत, रुक जाओ भाई रुक जाओ, भागा जा रहा है। देखो आप लोगों को से डर रहा है ना? सर डरेगा ही, है ना? ये रहा हमारा प्यारा भारत। दिख रहा है आप सभी को? ये वाला रीजन जो ये सामने रहा, ये प्यारा भारत रहा। ठीक है, तो इस भारत से, इंडिया से आप जाओगे किधर की तरफ? अगर इसके डायरेक्शन देखें तो इधर ईस्ट डायरेक्शन है और इसके इधर वेस्ट डायरेक्शन है, ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। ठीक है, तो हमें जाना है नॉर्थ वेस्ट में। कहां जाना है? नॉर्थ वेस्ट। तो ना वेस्ट में ना नॉर्थ में, उसके सेंटर में चलेंगे, नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन। तो यहां पे आपको एक कॉन्टिनेंट मिलेगा जिसका नाम है यूरोप। क्या मिलेगा बेटा? कॉन्टिनेंट यूरोप। तो यहां पे आएंगे आप, ये रहा आपका यूरोप। सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये पूरा का पूरा इस रीजन को कहते हैं यूरोप। ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो इस यूरोप में हम लोग आएंगे कहां पे? बेल्जियम में। कहां पे बेटा? बेल्जियम में। तो चलिए बेल्जियम देखते हैं कहां पे है। तो अब चलते हैं बेल्जियम के पास कि बेल्जियम कहां पे है। तो देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए बेल्जियम कहां पे है। और ये पहुंचे हम लोग बेल्जियम में। देख रहे हैं यूरोप में कहां पहुंच गए? बेल्जियम देश में। ठीक है, तो ये सभी को दिख ही रहा होगा बेल्जियम। अब भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? ये देखिए। ठीक है, तो ये है आपका देश, आपका देश है। हाँ सर हमारा ही तो है, हमें ही तो रहना है वहां पे, क्यों? तो ये बेल्जियम आपको दिख रही लोकेशन। तो यहां पे कभी जाना हो तो मुझे भी बता देना भाई, हम भी चले चलेंगे। हैं? हाँ सर पैसे दे देना, मेरा भी और अपना भी, क्यों? तो चलिए अब आ जाते हैं। तो आई होप बेल्जियम का मैप आप सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बेल्जियम पहले क्या था? एक मोनार्क टाइप का सिस्टम था। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे हुआ करती थी, याद रखिएगा। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन में फाउंडिंग मेंबर भी रहा, मतलब जब यूरोपियन यूनियन बन रहा था तो उसका भी मेंबर रहा है ये। इसकी पॉपुलेशन याद रखिएगा अप्रॉक्स 11 मिलियन पीपल्स यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, नाटो का भी आज के समय में ये मेंबर है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, ये एक मतलब सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में एक दूसरे के सहयोग के लिए। ठीक है, कि ताकि एक एथनिक कंपोजिशन मैंने आपको बता ही दिया है। बेल्जियम में जैसे कितने परसेंट? 59% टोटल ओवरऑल कंट्री में देखा जाए तो 59% डच हैं, 40% फ्रेंच स्पीकर्स हैं और 1% मात्र जर्मन है। तो यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा ब्लू कलर का जो है, यही 1% जर्मन है मात्र। ठीक है, बाकी रेड कलर वाला आप देख रहे हो, ये जो है आपके 40% फ्रेंच हैं और जो येलो कलर वाला है यहाँ पे 59% डच हैं। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं पे कैपिटल पे मैंने बताया था 80-20 का कंपोजिशन है। 80% कौन है? फ्रेंच हैं और 20% कौन है? डच हैं। यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं? 80-20 का कंपोजिशन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। बेल्जियम ने क्या किया अपने यहाँ आजादी के बाद? इसने क्या किया कि इसके यहाँ सबसे पीसफुल कंट्री बन गया पूरे यूरोप की। ठीक है, तो यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ बेल्जियम में, यहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। कौन कौन मेजोरिटी में है, कौन माइनॉरिटी में है, फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अभी आप देखो यहाँ पे तो 59% डच है, तो मेजोरिटी में कौन है पूरे देश में? डच है। और माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच है। तो यहाँ पे ना मेजोरिटी माइनॉरिटी को देखा नहीं गया, सीधी बात है, हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। अगर 5 फ्रेंच आएंगे तो 5 डच भी आएंगे। कहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। और
यहीं पे कैपिटल में, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में भी आपने देखा था, ब्रुसेल्स में कौन ज्यादा है बेटा? फ्रेंच ज्यादा है। और कौन कम है? डच कम है। देख रहे हो, फ्रेंच कितने हैं? 80% है, और डच कितने हैं? 20% है। ये दिख रहा है कंपोजिशन आप सभी को? तो फ्रेंच ज्यादा है, डच कम है, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो फ्रेंच को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलना चाहिए था क्योंकि लोग ज्यादा हैं, और डच को कम मिलना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हो पूरे देश में कौन ज्यादा है? डच ज्यादा है। तो पूरे देश में जब डच ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी, उसमें डच ने कहा क्या कि हम लोग इक्वल पार्टिसिपेशन करते हैं। तो सेंटर में भी तो जो कैपिटल है वहां पे फ्रेंच लोगों ने कहा कि चल भैया हम लोग भी इक्वल पार्टिसिपेशन आपको दे देंगे। मतलब चाहे स्टेट, चाहे कैपिटल रीजन हो, चाहे पूरा देश हो, दोनों जगह पे इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया, ना कि ये देखा गया कि किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, बिना पॉपुलेशन की कैटेगरी के इक्वल पार्टिसिपेशन दोनों को दिया गया। अगर ब्रुसेल्स में 5 डच आएंगे तो 5 फ्रेंच भी आएंगे। उसी तरह से पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी वहां पे 5 डच होंगे तो 5 फ्रेंच भी होंगे। ठीक है। और बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से छीनकर किसे दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि उन्हें अच्छा तो लगे। अदरवाइज उनके पास पावर ही नहीं होगी तो किस काम की स्टेट गवर्नमेंट? ठीक है, याद रखिएगा। और एक और टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थर्ड लेवल की, जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया। क्या कहा गया बेटा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। याद रखिएगा, थर्ड टीयर की गवर्नमेंट थी, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट थी ये कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये क्या थी कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट जो है लोकल कम्युनिटी के द्वारा फॉर्म की जाएगी, और उसको लैंग्वेज वाली, सबसे जरूरी लैंग्वेज और कल्चर से रिलेटेड सारी पावर इन्हीं को दे दी गई कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो कानून बनाना है, कि लैंग्वेज के बेस पे जो जो है आपको कम्युनिटी मतलब लैंग्वेज के बेस पे जो भी लॉस फॉर्म करने हैं वो आप करिए, कल्चर के बेस पे अपने लोकल लेवल पे जो भी लॉस फॉर्म करने हैं वो आप करिए। अब समझिए कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है। इसको समझाने के लिए एक बार आपको मैप पे ले चलते हैं, वहां पे आपको आसानी से समझ में चीजें आएंगी। जैसे देखिए, इस वाले मैप को देखिए जरा सा, येलो कलर का रीजन, जो सॉरी ब्लू कलर का रीजन है, यहाँ पे कौन ज्यादा लोग हैं? जर्मन है ना बेटा। तो यहाँ पे जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट बनेगी, यहाँ पे जर्मन वाले क्या चाहेंगे कि कोई जर्मन ही उनके ऊपर रूल करे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। तो यहाँ के जर्मन लोग अपने लोकल के लिए खुद के ही जर्मन, मतलब यहाँ पे जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट होगा उसमें जर्मन का ही कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होगा, ना फ्रेंच कोई खड़ा होगा आगे, ना डच कोई खड़ा होगा। सिंपल सी बात है। इसे ही टाइप की गवर्नमेंट को कम्युनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट कहा गया। याद रखिएगा, लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट में नहीं है। ठीक है, ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो लोकल लेवल, जैसे अपने यहाँ ग्राम प्रधान वगैरह होता है वैसा ही कुछ। जैसे सपोज करिए, एग्जांपल देते हैं, एक कोई गांव है जहां पे सिर्फ यादव ही यादव हैं, मतलब यादवों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है वहां पे। तो उस रीजन में सिर्फ और सिर्फ यादव का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो सकता है, और कोई भी वहां पे खड़ा नहीं हो सकता। इसे ही बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। तो कुछ लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर इस तरह से तो कास्टिज्म फैल जाएगा, कास्ट कहीं ना कहीं कास्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं बेटा, कास्टिज्म नहीं फैलने की बात है। यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे आप देखो, अब यहाँ पे इंडिया में बात करें तो अपने यहाँ सब हिंदी ही बोली जाती है, जनरल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जर्मन रीजन में तो जर्मनी लैंग्वेज, जर्मन जो जर्मन लोग हैं ये कौन सी भाषा बोलते होंगे? जर्मन ही तो बोलते होंगे। अगर यहाँ पे किसी डच या फ्रेंच को यहाँ पे इलेक्ट करके भेज दिया जाए तो वो डच या फ्रेंच क्या करेगा? अपनी लैंग्वेज इंपोज करने की कोशिश करेगा, उनके कल्चर्स वगैरह को नहीं मानेगा। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो, इसीलिए यहाँ पे किया गया कि इस रीजन में कम, मतलब पूरे देश में, सिर्फ इसी में नहीं बेटा, पूरे देश में लोकल लेवल पे कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बनेगी। ठीक है, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? आई होप बेल्जियम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछिए, कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे, कहीं भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, जस्ट टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।